बात सोचने वाली है। जब कोई अपना प्रोविडेंट फंड का बैलेंस चेक करता है तो तो उसे लगता है कि उसकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई एकदम सुरक्षित है, मतलब किसी मजबूत सरकारी तिजोरी में रखी है। बिल्कुल लगता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था चाहे कितनी भी ऊपर नीचे हो जाए, रिटायरमेंट फंड कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, और यही वो भरोसा है जिस पे पूरा सिस्टम टिका है। एकदम सही। लेकिन जरा इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि क्या हो अगर अचानक पता चले कि उस मतलब सबसे सुरक्षित फंड में से 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम गायब हो चुकी है। बाप रे, 1800 करोड़, ये तो किसी को भी डरा सकता है। हाँ, और वो पैसा एक दिवालिया कॉरपोरेट साम्राज्य के ब्लैक होल में समा गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई खराब निवेश का मामला नहीं लग रहा है। मतलब इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। जी हाँ, और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम आज की कुछ सबसे बड़ी खबरों की तह तक जाने वाले हैं। जहां तक मैं समझ रही हूँ, ये मामला सीबीआई और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से जुड़ा है ना? बिल्कुल। सीबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, जिसे हम आगे आरसीएल कहेंगे, और उसके पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी पर एक नया मामला दर्ज किया है। और ये वही मामला है ना जो ईपीएफओ के उस भारी नुकसान से जुड़ा है? हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को जो 1816.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये उसी से जुड़ा है। हमारे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ अन्य प्रमुख समाचार रिपोर्ट हैं जो इस एफआईआर के बारे में बता रही हैं। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये सारा पैसा आखिर फंसा कैसे। सही कहा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिक्योर्ड निवेश का वो भ्रम टूटता है और कैसे एक साधारण सा दिखने वाला कॉर्पोरेट डिफॉल्ट एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। लेकिन हाँ, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बताइए। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना या किसी पर फैसला सुनाना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उन रिपोर्टों और जांच एजेंसियों के दावों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रही हैं जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एकदम सही बात है, हम सिर्फ तथ्यों को डिकोड कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 2013-14 के दौर में। हाँ, वो दौर जब इस पूरे मामले की नींव रखी गई थी। बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि उस समय आरसीएल ने सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडी जारी किए थे। और यहीं से पैसे का वो सफर शुरू होता है। ईपीएफओ तो वैसे भी लाखों कर्मचारियों का फंड मैनेज करता है। हाँ, और ईपीएफओ ने 4 पोर्टफोलियो मैनेजरों के जरिए इन डिबेंचर्स में पूरे 2500 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। 2500 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। बहुत बड़ी। और इन डिबेंचर्स के मैच्योर होने का समय 10 साल बाद यानी 2023 और 2024 तय किया गया था। लेकिन यहाँ एक बात है जो मुझे बहुत खटकती है। कौन सी बात? देखिए, ईपीएफओ ने जिन 4 मैनेजरों को ये पैसा निवेश करने का काम सौंपा था, उनमें से एक था रिलायंस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। अच्छा, मतलब उसी ग्रुप की कंपनी। हाँ, तो क्या ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है? मतलब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी आम जनता का पैसा ले रही है और उसे अपनी ही पेरेंट कंपनी के कर्ज में निवेश कर रही है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कॉरपोरेट फाइनेंस की दुनिया में तकनीकी रूप से इसे गलत नहीं माना जाता। अच्छा, वो कैसे? असल में इसे चाइनीज वॉल के सिद्धांत के तहत सही ठहराया जाता है। यह मान लिया जाता है कि एक ही ग्रुप की एसेट मैनेजमेंट विंग और उसकी होल्डिंग कंपनी के बीच सूचनाओं की एक अदृश्य दीवार है। मतलब वो आपस में कोई जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पोर्टफोलियो मैनेजर को केवल निवेशकों के फायदे के लिए काम करना होता है। इस मामले में निवेशक ईपीएफओ था, उन्हें अपनी पेरेंट कंपनी को फायदा नहीं पहुंचाना होता। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये हितों के टकराव का यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एकदम क्लासिक उदाहरण लगता है। हाँ, कागज पर वो दीवार चाहे जितनी भी मजबूत हो, असलियत में उस पर सवाल उठना लाजमी है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई एक ऐसे बैंक लॉकर में रख दी जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित लॉकर बताया गया हो। और फिर बाद में पता चले कि उस लॉकर के पीछे एक गुप्त दरवाजा था और उसकी चाबी उसी बैंक के मालिक के पास थी और वो जब चाहे पीछे से उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता था। ये उपमा काफी सटीक है। और एक और शब्द है जिसने यहाँ बहुत बड़ा भ्रम पैदा किया होगा, सिक्योर्ड शब्द। हाँ, ईपीएफओ ने भी यही सोचा होगा कि निवेश सिक्योर्ड है तो पैसा डूबने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। और यहीं पर वित्तीय साक्षरता और जमीनी हकीकत का अंतर सामने आता है। मैं बताती हूँ कैसे। जब कोई कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर जारी करती है
तो इसका मतलब है कि उस निवेश के पीछे कंपनी के कुछ संपत्तियों की गारंटी दी गई है। मतलब अगर कंपनी डूबी तो वो संपत्तियां बेचकर पैसा वापस आ जाएगा। हाँ, कागज पर ये बहुत आश्वस्त करने वाला लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई इतनी बड़ी वित्तीय कंपनी डूबती है तो उन गारंटी वाली संपत्तियों की वैल्यूएशन तेजी से गिर जाती है। अच्छा, मतलब उनकी कीमत उतनी नहीं रहती जितनी बताई गई थी। बिल्कुल नहीं, वो संपत्तियां अक्सर इलिक्विड होती हैं, मतलब उन्हें तुरंत बाजार में बेचा नहीं जा सकता, कोई खरीदारी नहीं मिलता। और आरसीएल के मामले में भी शायद यही हुआ। कागज पर सब कुछ एकदम सुरक्षित लग रहा था, लेकिन मैच्योरिटी का साल जो 2023-24 था, वहां तक पहुंचने से बहुत पहले ही इस सुरक्षित लॉकर में दरारें दिखने लगी। हाँ, 2019 आते आते तो आरसीएल की वित्तीय स्थिति बुरी तरह चरमरा गई थी। बिल्कुल, हालात इतने खराब हो गए कि कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी दिवालिया प्रक्रिया में जाना पड़ा। और फिर नवंबर 2021 में एक ऐसा कदम उठाया गया जो काफी बड़ा था। आप रिजर्व बैंक के दखल की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी हाँ, आरबीआई ने सीधे तौर पर आरसीएल के बोर्ड को ही हटा दिया और अपना एक प्रशासक नियुक्त कर दिया। देखिए, रिजर्व बैंक का ये कदम उठाना कोई रोजमर्रा की बात नहीं है। जब वो किसी इतने बड़े वित्तीय संस्थान के बोर्ड को सुपरसीड करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। मतलब गवर्नेंस का ढांचा पूरी तरह फेल हो गया था। एकदम। आरबीआई को ये सुनिश्चित करना था कि कंपनी की जो भी संपत्तियां बची हैं उन्हें और ज्यादा नुकसान ना हो। और इसी बीच ईपीएफओ ने भी अपने फंसे हुए 2,500 करोड़ रुपए के लिए अपना दावा पेश कर दिया, जो कि उनका कानूनी हक था उस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। हाँ, अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, और ये वो फाइनेंस का गणित है जो आम लोगों के पल्ले नहीं पड़ता। वो कैसे? स्रोतों के मुताबिक 2024 में एनसीएलटी की मंजूरी के बाद ईपीएफओ को 1492 करोड़ रुपए वापस मिल गए। 1492 करोड़। हेडलाइन पढ़े तो उसे लगेगा कि 2500 करोड़ फांसे थे, करीब 1500 करोड़ वापस आ गए। चलो, आधा पैसा तो बच गया। हाँ, फाइनेंस की दुनिया में अक्सर हजारों करोड़ डूबने के बाद भी ऐसे सेटलमेंट को एक जीत की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम असल गणित देखें तो ईपीएफओ को बहुत बड़ा झटका लगा था। 1492 करोड़ वापस मिलने के बावजूद 1007.55 करोड़ रुपए का तो सीधा सीधा मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट डूब गया। और उस पर जो ब्याज बना था उसका क्या? वो भी हवा हो गया। करीब 808.67 करोड़ रुपए का ब्याज बकाया रह गया, यानी कुल मिलाकर 1816.22 करोड़ रुपए का भारी नुकसान। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इसी को फाइनेंस की भाषा में हेयर कट कहते हैं। हेयर कट मतलब नुकसान सहना। हाँ, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जब कोई कंपनी बिकती है तो लेनदारों को ये कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है कि उन्हें उनका पूरा पैसा कभी नहीं मिलेगा। वे एक बड़े नुकसान के लिए राजी होते हैं ताकि कुछ तो वापस आ सके। कुछ नहीं से कुछ भला वाली बात। बिल्कुल। और एक आम नजरिए से देखा जाए तो ये कहानी 2024 में एनसीएलटी के सेटलमेंट के साथ ही खत्म हो जानी चाहिए थी। मतलब एक आम बुरे निवेश की तरह फाइल बंद हो जानी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में डिफॉल्ट तो होते रहते हैं। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई, और सच कहूं तो यहीं से ये पूरी चर्चा एक वित्तीय विश्लेषण से हटकर किसी थ्रिलर मूवी में बदल जाती है। आप उस क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जब एनसीएलटी ने मामला सुलझा दिया था, सबने अपना नुकसान मान लिया था, तो अचानक ये क्रिमिनल केस कैसे बन गया? ये सवाल तो बहुतों के मन में आया होगा। ये तो ऐसा है जैसे मेरी गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाए, मैं बीमा कंपनी से आधा क्लेम लेके मामला रफा दफा कर लूं, ये मानकर कि चलो मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन 2 साल बाद कोई अनजान व्यक्ति पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज दे दे जिसमें साफ दिख रहा हो कि किसी ने रात के अंधेरे में जानबूझकर मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। अरे वाह, क्या उपमा दी है आपने। और इस मामले में वो सीसीटीवी फुटेज ईडी की एक अलग जांच से निकल कर आया। हाँ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी। दिलचस्प बात यह है कि ईडी असल में ईपीएफओ के मामले की जांच कर ही नहीं रही थी। वो रिलायंस कैपिटल की किसी और मामले में तफ्तीश कर रही थी। और अचानक उनके हाथ कुछ ऐसा लग गया है जिसने इस बंद फाइल को खोल दिया। रिपोर्ट बताती है कि ईडी को अपनी जांच के दौरान बीडीओ इंडिया एलएलपी का एक ट्रांजैक्शन ऑडिट मिला। और ट्रांजैक्शन ऑडिट कोई मामूली चीज नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इस ऑडिट से खुलासा हुआ कि 7 दिसंबर 2019 से 6 दिसंबर 2021 के बीच कंपनी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। इसमें फंड डाइवर्जन और अनियमित लेंडिंग के सबूत मिले। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एक साधारण ऑडिट और एक ट्रांजैक्शन ऑडिट में क्या फर्क होता है। हाँ, जरा ये समझाइए। साधारण ऑडिट में तो बस ये देखा जाता है कि कागजों पर जो एंट्री है वो सही है या नहीं। लेकिन ट्रांजैक्शन ऑडिट में पैसे के असली बहाव यानी फ्लो को ट्रैक किया जाता है। मतलब पैसा असल में गया कहाँ? बिल्कुल। जब
वीडियो इंडिया ने ये ऑडिट किया तो उन्होंने देखा होगा कि पैसा रिलायंस कैपिटल में आया तो था, लेकिन फिर वो बाहर कहाँ गया? और फंड डाइवर्जन का मतलब ये तो नहीं है कि कोई सूटकेस में कैश भर के भाग गया। नहीं नहीं, इसका मतलब होता है कि पैसा ऐसी शेल कंपनियों या सहायक कंपनियों को कर्ज के रूप में दिया गया जिनका कोई वास्तविक कारोबार ही नहीं था। या फिर ऐसे कर्ज दिए गए जो कभी वापस आने ही नहीं थे। एकदम सही, जिसे फाइनेंस की भाषा में एवरग्रीनिंग या राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। ये समय सीमा देखिए, दिसंबर दिसंबर 2019 से दिसंबर 2021। हाँ, यही वो समय था जब कंपनी पहले से ही गहरे संकट में थी। बिल्कुल, निवेशकों को बताया जा रहा था कि बाजार खराब है, पैसा नहीं है, लेकिन ऑडिट के मुताबिक उसी दौरान अंदर ही अंदर पैसे को दूसरी जगहों पे डाइवर्ट किया जा रहा था। और जब ईडी ने ये सब देखा तो उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं है, ये तो एक आपराधिक साजिश लग रही है। और इसके बाद जो हुआ वो सरकारी एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने का एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, क्योंकि ईडी मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देखती है। जब उन्होंने देखा कि ईपीएफओ के पैसे में भी कुछ हेराफेरी हुई है, तो उन्होंने तुरंत श्रम मंत्रालय को इसकी जानकारी दी। जो कि ईपीएफओ का मंत्रालय है। और इस जानकारी के आधार पर 21 जुलाई को ईपीएफओ ने सीबीआई में एक शिकायत दर्ज करा दी। और अब सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज कर लिया है। अब तो पूरी जांच सीबीआई के हाथ में है। हाँ, और सीबीआई की सबसे बड़ी चुनौती अब ये पता लगाना होगी कि इस पूरे पैसे का आखिरी इस्तेमाल कहाँ हुआ, जिसे एंड यूज कहते हैं। मतलब पैसा किन शेल कंपनियों से होकर गुजरा और आखिरकार किसका फायदा हुआ? बिल्कुल, सीबीआई को कोर्ट में ये मनी ट्रेल साबित करनी होगी और ये आसान काम नहीं है, लेकिन सीबीआई के लिए ये कोई नई बात भी नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस एडीए ग्रुप के खिलाफ सीबीआई पहले से ही 7 अन्य एफआईआर की जांच कर रही है। अच्छा, 7 और मामले? हाँ, जो बैंकों और एलआईसी की शिकायतों पर दर्ज हुए थे। इनमें से कुछ में तो 4 चार्जशीट दायर हो चुकी हैं और 7 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी का मतलब है कि मामला बहुत गंभीर है। ये किसी एक संस्थान का नुकसान नहीं है, बल्कि एक बड़ा पैटर्न नजर आ रहा है। बिल्कुल, एजेंसियां शायद ये देख रही हैं कि क्या अलग अलग वित्तीय संस्थानों से पैसे जुटाकर उसे एक ही तरीके से डाइवर्ट करने की कोई बड़ी साजिश थी। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जब इतने गंभीर आरोप लगे हों तो हमें दूसरे पक्ष की बात भी सुननी चाहिए। पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने इस पर अपना पक्ष रखा है। तो उनका क्या कहना है इस बारे में? प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि अनिल अंबानी 2005 से लेकर नवंबर 2021 तक, जब तक आरबीआई ने बोर्ड भंग नहीं किया, वो केवल एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन थे। उन्होंने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है। ये तो अक्सर ऐसा ही बचाव होता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये बात हजम होती है कि कंपनी का चेयरमैन, भले ही वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, वो 2500 करोड़ के निवेश और इतने बड़े फंड डाइवर्जन से पूरी तरह अनजान हो? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा है। हाँ, बताइए। क्या चेयरमैन पूरी तरह पल्ला झाड़ सकता है? देखिए, कानून की नजर में डे टू डे मैनेजमेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जिम्मेदारियों के बीच एक बारीक रेखा होती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोज के काम देखते हैं, फैसले लेते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, उनका काम बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना और कंपनी को दिशा देना होता है। बचाव पक्ष यही तर्क देता है कि उन्हें रोजमर्रा के ऑपरेशंस की जानकारी नहीं थी, इसलिए अंदर जो खेल हुआ उसका उन्हें पता नहीं चला। लेकिन मतलब 1800 करोड़ गायब हो गए और चेयरमैन कहे कि मुझे नहीं पता। कानूनी रूप से वो खुद ब खुद जिम्मेदार नहीं माने जा सकते जब तक कि एजेंसियां मेंसेर या यानी कि आपराधिक नियत साबित न कर दें। मतलब उन्हें कोई ठोस दस्तावेज या सबूत चाहिए होगा। बिल्कुल, कोई ईमेल, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स या किसी की गवाही जो ये साबित करे कि शीर्ष स्तर पर बैठे लोगों को इस डाइवर्जन की जानकारी थी या वो खुद इसमें शामिल थे। तो ये पूरा मामला अब सबूतों की लड़ाई है। हाँ, और ये भी याद रखना चाहिए कि जब तक दोष साबित ना हो तब तक हर कोई निर्दोष ही माना जाता है। बिल्कुल, ये तो कानून का मूल सिद्धांत है। हाँ, तो चलिए पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि 2013 का एक आम पीएफ निवेश कैसे एक बड़े कॉर्पोरेट पतन का शिकार हुआ। कुछ क्या है? तो इन सब बातों का आखिरी निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि कॉर्पोरेट दुनिया में सुरक्षित जैसी कोई चीज नहीं होती। एकदम सही। और चर्चा खत्म करने से पहले एक बात है जो बार बार मेरे दिमाग में आ रही है, और जो लोग इस मामले को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी ये सोचने वाली बात है। वो क्या? जरा सोचने वाली बात है कि अगर ईडी किसी और मामले की जांच नहीं कर रही होती, अगर वो ट्रांजैक्शन ऑडिट कभी सामने नहीं आता,
तो क्या होता? तो शायद ये मामला कभी खुलता ही नहीं। बिल्कुल। क्या आम कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई का ये 1,816 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ एक बुरा निवेश मानकर हमेशा के लिए भुला दिया जाता? ये बहुत ही डराने वाला विचार है। हाँ, इस खुलासे के बाद ये सवाल वाकई डराता है कि हमारे सिस्टम में ऐसे कितने और सुरक्षित निवेश हैं जो शायद किसी गहरी सच्चाई को छिपाए बैठे हैं और जिन्हें महज एक कॉरपोरेट घाटा मान लिया गया है। खैर, इस बेहतरीन और विस्तृत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इस जटिल विषय पर बात करना मेरे लिए भी काफी दिलचस्प रहा।